लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच वो विवाद जो सुलझने की बजाय उलझता ही गया। 1960 के दशक में रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में जो विवाद हुआ था उसे वह भूली नहीं है। लता जी ने यह बात कही थी कि रफ़ी के नाम का जिक्र आते ही वे उन दिनों में लौटने को मजबूर हो जाती हैं जब एक सिंगर को किसी गीत पर रॉयल्टी मिले न मिले के सवाल पर रफ़ी ने उनसे अपनी असहमति जाहिर की थी। लता का यह विचार कि सिंगर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए उनका अपना था, पर उसे और मजबूती तो रफ़ी जैसे सिंगर को साथ लेकर चलने में मिलती। रफ़ी ने जोर देकर कहा कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। दूसरे, अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है तो निर्माता रॉयल्टी देने की स्थिति में नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि कलाकार के अधिकारों के लिहाज से लता अपनी जगह सही थी, लेकिन हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां मुनाफे और नुकसान की बात सोचनी पड़ती है। रफ़ी जी ने इस सवाल पर एक सोचा विचारा सैद्धांतिक निर्णय लिया था जो उन संगीतकारों की समझ में सहज ही आ जाना चाहिए था जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में शानदार संगीत की रचना की थी। यहाँ याद कर सकते हैं कि क्रोध में भरी हुई लता ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था जिसमें अधिकतर लोग रफ़ी के मत से सहमत थे। वह तो लता ही थी जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि अब वह रफ़ी के साथ नहीं गाएंगी। इस बारे में रफ़ी ने एक सदा हुआ जवाब दिया था कि अगर उनकी मेरे साथ गाने की दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है। दोनों का अहम का मुद्दा ही इम्पोर्टेंट हो गया था और रॉयल्टी वाला मामला तो कहीं पीछे छूट गया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दो दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ गाने के लिए मना कर दिया तो कंपोज़रों ने लता की जगह सुमन कल्याणपुरी से गवाना शुरू कर दिया जो कुछ लता जैसी ही लगती थी। डुएट के क्षेत्र में रफ़ी की जगह पहले जैसी बनी हुई थी। लोग यही मानते हैं कि जब लता ने देखा कि जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए था वो तो किसी और को मिल रहा है तो वह परेशान हुई। फिर उन्होंने शंकर जयकिशन से संपर्क किया कि वह रफ़ी के साथ उनका समझौता करा दे। इसलिए जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि रफ़ी ने उनसे क्षमा मांगी थी, वह भी लिखकर, तो लोगों को अचरज हुआ और बात गले नहीं उतरी। खासतौर पर इसलिए भी कि लिखित माफ़ी वाली वह चिट्ठी उन्होंने कभी सामने दिखाई नहीं। रफ़ी जी के बेटे शाहिद रफ़ी को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि रफ़ी तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखते। वह तो कभी कुछ पढ़ते ही नहीं थे सिवाय उन गीतों के जो कागज़ पर लिखकर उन्हें दे दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने यह भी कहा कि अगर ऐसी माफ़ी वाली कोई चिट्ठी लता के पास है तो वह उसे दिखाती क्यों नहीं है, नहीं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, पर स्वयं लता के पक्षकारों को यह हैरानी हुई कि रफ़ी के साथ रॉयल्टी वाला मुद्दा जिसे लोग भूलने भी लगे थे उसे आखिरकार फिर से क्यों उठाया गया लता जी ने। लता मंगेशकर जी ऐसी गायिका हैं जिनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज मिलेगा। जो लोग लता को नज़दीक से जानते हैं वे इस बात को साझा करने को तैयार हो सकते हैं कि स्वर सामग्री का दर्जा हासिल करने वाली लता कई मामलों में लगातार अपने को असुरक्षित महसूस करती रहती थी। उनका अहम ऐसा था कि जो भी उन्हें जरा सा भी अपना कंपटीटर दिखता था वह उसे उभरने नहीं देती थी और इसमें अपनी बहन आशा भोसले तक को उन्होंने नहीं बख्शा था, पर वह इस आरोप का खंडन लगातार करती रहती थी। लगता है उन पर यह आरोप बोझ की तरह लगने लगा था, अन्यथा वह 85 वर्ष की आयु में एक स्पष्टीकरण भला क्यों जारी करती। वह कहती हैं, मैंने अपने करियर में अपने को आगे बढ़ाने के लिए किसी को उठाने गिराने की चेष्टा नहीं की है। सवाल यह है कि उनकी जैसी क्षमता वाली गायिका को ऐसा बयान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हमें इस बात ने बराबर उलझन में डाला है कि उनकी जैसी प्रतिष्ठित गायिका को उन चीज़ों में उलझने की जरूरत ही क्यों महसूस होती रही है, ख़ासतौर पर तब जब उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, कोई कंपटीटर था ही नहीं। इसके मुकाबले रफ़ी जी की मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिए जिन्हें जाने अनजाने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रफ़ी उन सबके सामने हंसते हुए ही गुजरे हैं, आगे बढ़े हैं और किसी को भी किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाई है। जब दो लोगों के बीच संबंध ऐसे बिगड़ते हैं तो वो सुधरते नहीं हैं, पर फिर भी 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने
दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने 4 साल के झगड़े के बाद गाया था। क्रेडिट जाता है जयशंकर किशन को। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने उसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और अपना झगड़ा ख़त्म किया। रफ़ी जी ने एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को 11 जून 1977 को एक पत्र लिखा, जिसमें लता के उस दावे को चुनौती दी गई थी कि उन्होंने फिल्म जगत में सर्वाधिक गीत गाए हैं। किताब में यह जिक्र किया गया था कि लता जी ने 25,000 से कम गीत नहीं गाए हैं, जबकि उसी साल BBC को दिए एक इंटरव्यू में रफ़ी ने यह दावा किया था कि उन्होंने प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी तकरीबन 25 से 26,000 गीतों को अपनी आवाज़ दी है। गिनीज से 20 नवंबर 1979 को एक पत्र पाकर रफ़ी ने लिखा कि वह इस बात से निराश हुए हैं कि लता और उनके बीच गाए गीतों के वर्ल्ड रिकॉर्ड का मसला जो था उस पर पुनर्विचार नहीं किया गया। रफ़ी के देहांत के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सबसे अधिक रिकॉर्डिंग्स के अंतर्गत लता मंगेशकर का नाम दर्ज किया गया। साथ में टिप्पणी दी गई कि मोहम्मद रफ़ी, जिनका निधन 1 अगस्त 1980 में हुआ था, ने 1944 से अप्रैल 1980 तक 11 भारतीय भाषाओं में 28,000 गीत रिकॉर्ड करने का दावा किया था। तथ्य यह है कि ये दोनों ही दावे खारिज किए जा चुके थे। फिर आगे तथ्य ये दिया गया कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इतने गाने नहीं गा सकता, क्योंकि साथ में रिहर्सल भी होती है और सिंगर विदेशों में शो करने के लिए भी जाते रहते हैं। अभी भी यह साफ नहीं हो पाया कि रफ़ी जी ने कुल मिलाकर कितने गीत गाए थे। जब कुछ ऐसे गीत मिले जिनकी कोई भी गिनती नहीं थी, तो रफ़ी को समर्पित एक वेबसाइट ने रफ़ी प्रेमियों से गुजारिश की कि जो गीत रफ़ी जी के गीत कोश में नहीं है, उसके अलावा यदि उन्होंने कोई गीत गाया है, कृपया उसे ढूंढिए और हमें बताइए, इसके बदले आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंततः रफ़ी के गाए गीतों की संख्या 26,000 तो नहीं हो सकती, पर जब गिनीज बुक वालों को लगा कि कहीं कोई गलती जरूर है, तो ईयर 1991 और 2011 के प्रकाशनों में से लता और रफ़ी दोनों का नाम हटा दिया गया और यह क्रेडिट आशा भोसले को दिया गया। किसी ने सच कहा है कि अंत भला तो सब भला। आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको रफ़ी जी ज़्यादा पसंद है या लता मंगेशकर के गीत ज़्यादा पसंद है। किसकी धुनें, किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद है और कौन है सही? क्या वाकई गानों के लिए गीतकार को रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।